सभी को नमस्कार। मेरा नाम अभिषेक है और आप देख रहे हैं 30 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स को, जो सभी प्रतियोगिता परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट है। आइए शुरुआत करते हैं अपने पहले करंट अफेयर के साथ, जहां पर साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक रेयर क्वाड्रुपोल स्टार सिस्टम मिल्की वे में। अब इस न्यूज़ की इम्पोर्टेंस क्या है, उससे पहले कुछ बेसिक डिटेल को समझ लेते हैं। तो सबसे पहले समझते हैं कि मिल्की वे क्या होता है। तो मिल्की वे एक स्पाइरल शेप्ड गैलेक्सी है, जिसके अंदर हंड्रेड्स ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार डस्ट और गैस होते हैं, जो आपस में बंधे होते हैं ग्रेविटी के थ्रू। अब अर्थ और जो हमारा सोलर सिस्टम है, ये मिल्की वे का ही भाग है और कहीं ना कहीं किसी स्पाइरल के आर्म्स पे बना हुआ है। आप देखिए, अगर इस शेप को देखेंगे तो ये शेप कुछ इस तरह का आपको नजर आएगा, जहाँ कहीं पर भी हमारा एक सोलर सिस्टम मौजूद है, यानी कि बीच में एक सन है और यहाँ पर चारों तरफ से प्लैनेट इसको ऑर्बिट कर रहे हैं। तो ये था मिल्की वे के बारे में, जो आपको समझ में आ गया होगा कि मिल्की वे बोलते किसको हैं। अब आइए समझते हैं सोलर सिस्टम क्या होता है। तो सोलर सिस्टम एक ऐसा सिस्टम जिसके बीच में एक स्टार हो सन के फॉर्म में, और उसके चारों तरफ प्लैनेट रिवॉल्व कर रहे हों। तो देखिए, ये हमारा क्या है, सोलर सिस्टम है, जिसके बीच में एक सन है और चारों तरफ इसके ऑर्बिट कर रहे हैं, जिनको कि हम प्लैनेट्स कहते हैं। तो ये हो गया बेसिक सोलर सिस्टम्स के बारे में। अब आइए जानते हैं कि ब्राउन ड्वार्फ और रेड ड्वार्फ क्या होता है। उससे पहले स्टेलार के बारे में भी समझ लीजिए और ड्वार्फ के बारे में भी चर्चा कर लेते हैं। तो ड्वार्फ का मतलब होता है एक छोटा सेलेशियल बॉडी, यानी कि ड्वार्फ का अगर हिंदी मीनिंग को आप देखेंगे तो उसे बौना कहते हैं या फिर छोटा बोलते हैं। तो अगर कोई ऑब्जेक्ट या फिर सेलेशियल बॉडी अगर वो छोटा है शेप में, तो उसको हम लोग बोलते हैं, साइज और शेप में छोटा है, तो उसको हम क्या बोलते हैं, हम उसको ड्वार्फ बोलते हैं। तो अब हम देखते हैं कि और स्टेलार का मतलब क्या होता है। जैसे मैंने आपको समझाया कि सन हमारा बीच में है और उसके चारों तरफ प्लैनेट्स ऑर्बिट करते हैं, तो इसको हम लोग स्टेलार सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, या फिर जो ऑब्जेक्ट सन हुआ वो कैसा ऑब्जेक्ट हो गया, तो स्टेलार सेलेशियल ऑब्जेक्ट कहलाता है वो। तो अब अगर बात करें तो ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है, तो एक सब स्टेलार सेलेशियल ऑब्जेक्ट होता है, जो कि स्टार की तरह होता है। और इससे भी पहले आपको एक और चीज समझा दें कि जो सन है हमारा, जो सोलर सिस्टम का सन होता है, उसमें एक प्रक्रिया होती है जिसको हम न्यूक्लियर रिएक्शंस के नाम से जानते हैं। तो न्यूक्लियर रिएक्शंस के 2 प्रकार होते हैं। एक को बोलते हैं हम फिजन और दूसरे को हम बोलते हैं फ्यूज़न। अब फिजन की प्रक्रिया आसान भाषा में समझ लीजिए कि कोई भी एक बड़ा न्यूक्लियाई जब छोटे-छोटे न्यूक्लियाई में टूटता है और ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी निकलता है, तो उसे हम न्यूक्लियर फिजन की प्रक्रिया बोलते हैं। जैसे कि आप देखेंगे, यूरेनियम से अगर जो एनर्जी निकलता है, यानी कि यूरेनियम पर जब न्यूट्रॉन का बम्बार्डमेंट करते हैं, तो वहाँ पर क्रिप्टॉन और बेरियम टूट के निकलता है, यानी कि एक बड़ा अणु से 2 छोटे-छोटे अणु निकल रहे हैं। वहीं अगर फ्यूज़न की बात करें, तो फ्यूज़न में आप देखेंगे कि 2 छोटे न्यूक्लियाई मिलकर एक बड़ा न्यूक्लियाई का निर्माण करते हैं और साथ ही साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ होता है। अब अगर फ्यूज़न रिएक्शन की बात करें, तो देखिए 2 हाइड्रोजन छोटे-छोटे एटम्स मिलके एक बड़े हीलियम का निर्माण कर रहे हैं और साथ ही साथ ट्रेमेंडस अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज़ कर रहे हैं। तो इसे हम बोलते हैं न्यूक्लियर फ्यूज़न की प्रक्रिया। आपको बता दें कि न्यूक्लियर फ्यूज़न में काफ़ी ज़्यादा एनर्जी होता है न्यूक्लियर फिज़न के रिस्पेक्ट में, और यही प्रक्रिया आपको सन के कोर में होते रहता है। यानी कि सन के कोर में न्यूक्लियर फ्यूजन की प्रक्रिया होती है और वहीं से ये जो हीट एनर्जी निकलता है, ये पूरे ब्रह्मांड में फैलता है और अर्थ पर भी ये एनर्जी के रूप में रेडिएट करता है। तो ये बात भी अब आपको समझ में आ गई होगी। अब हम समझते हैं कि ब्राउन ड्वार्फ क्या होता है। तो ब्राउन ड्वार्फ एक सब स्टेलर सेलेशियल ऑब्जेक्ट है, जो कि स्टार की तरह होता है और काफ़ी छोटा होता है, लेकिन इस पर हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन की प्रक्रिया नहीं होती है इसके कोर में। इसका अगर मास अगर हम देखें, तो ये करीब जुपिटर के बराबर होता है। वहीं अगर रेड ड्वार्फ की बात करें, तो ये सबसे छोटा एक तरह का स्मॉलेस्ट हाइड्रोजन बर्निंग स्टार होता है, यानी कि एक ऐसा स्टार जिस पर कि न्यूक्लियर फ्यूजन होता है, लेकिन ये ड्वार्फ होता है, यानी कि छोटा होता है, बौना होता है सन के रिस्पेक्ट में काफ़ी ज़्यादा। याद रहेगा, ये बात इंपॉर्टेंट है। तो यानी कि ये भी एक तरह का एनर्जी देने का काम करता है। तो रेड ड्वार्फ एक छोटा-सा ही एक तरह का स्मॉल हाइड्रोजन बर्निंग स्टार होता है, लेकिन ब्राउन ड्वार्फ जो होता है, इस पर किसी भी तरह का कोई न्यूक्लियर फ्यूजन का रिएक्शंस नहीं होता है। इसीलिए इसको हम
ट्रू स्टार भी नहीं कह सकते हैं और इसीलिए इसका जो दूसरा नाम होता है वो होता है फेलिंग स्टार के नाम से भी अब इसको जाना जाता है। तो अब अगर आपने इतनी बातें समझ ली हैं तो अब हम न्यूज़ की ओर बढ़ते हैं। तो अगर आप न्यूज़ को देखेंगे तो यहाँ पर डिस्कवरी क्या की गई है, तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है रेयर क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम मिल्की वे में। तो इन बेसिक टर्म को समझने के बाद अब आइए समझ लीजिए कि 4 स्टार सिस्टम होता क्या है। तो 4 स्टार सिस्टम का मतलब होता है कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर 4 सेलेस्टियल बॉडीज ग्रुप्ड होते हैं 2 पेयर में। एक पेयर जो होता है यंग पेयर होता है, जैसा कि आप इस फिगर में देख देख पा रहे हैं जो मैंने आपको समझाया। यानी कि 4 स्टार सिस्टम का मतलब मैं फिर से बोल देता हूँ कि ऐसा सिस्टम जहाँ पर 4 सेलेस्टियल बॉडीज होते हैं जो कि 2 पेयर में बंधे होते हैं, जैसे कि आपको दिख रहा होगा स्टार AB और दूसरी तरफ स्टार CD। अब इसमें जो एक पेयर होता है वो एक यंग रेड ड्वार्फ स्टार होता है जो कि ब्राइट होता है। मैंने आपको समझाया कि उस पर किस तरह की प्रक्रियाएं होती हैं, तो हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन होता है। वहीं जो दूसरा पेयर होता है इसमें कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ होता है जो कि जुपिटर के साइज का तो होता है पर इस पर किसी भी तरह का हाइड्रोजन फ्यूजन रिएक्शन नहीं होता है। यही प्रक्रिया आपको मल्टीपल स्टार सिस्टम कहलाती है और या फिर 4 स्टार सिस्टम कहलाता है या फिर क्वाड्रुपल। आपको बता दें कि इसी को हम क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम भी कहते हैं। तो ये था न्यूज़। अब न्यूज़ जो है हाइलाइट क्या किया गया है कि ये किस मिल्की वे में पाया गया है, तो ये पाया गया है यूपीएम J10403551 ए छोटा ए बी बड़ा बी ए बी। तो इस मिल्की वे का आपको अब नाम याद रखना है, एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। वहीं जो मैंने आपको समझा दिया कि जो पेयर ऑफ कोल्ड ब्राउन ड्वार्फ है वो ऑर्बिट कर रहा है एक यंग ड्वार्फ स्टार को। तो ये न्यूज़ था, इम्पोर्टेंट न्यूज़ था। अब आपको थोड़ा-सा और डेप्थ में मैं आपको समझा देता हूँ कि हुआ क्या है कि अब साइंटिस्ट ने मिल्की वे गैलेक्सी के अंदर जिस नाम को मैंने आपको पुकारा वो क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम मिला है, यानी कि 4 स्टार एक साथ ऑर्बिट करते हुए डिस्कवर किए गए हैं। ज़्यादातर स्टार सिंगल होते हैं, जैसे बीच में एक सन होता है, वो मैंने आपको समझा दिया। कुछ बाइनरी भी होते हैं, यानी कि 2 स्टार एक-दूसरे के अराउंड घूमते हैं। वहीं ट्रिपल स्टार रेयर होते हैं, लेकिन जो 4 स्टार एक सिस्टम में होना बहुत ही अनकॉमन होता है, ये बात याद रखिएगा। अब इसके इम्पोर्टेंस को जान लीजिए। तो ये बहुत रेयर होता है, इसलिए एस्ट्रोनॉमी के लिए एक यूनिक केस स्टडी ये बना हुआ है। नॉर्मली एक स्टार नेबुला जिसको कि गैस प्लस डस्ट क्लाउड से बनता है, लेकिन जब एक ही जगह से मल्टीपल स्टार बनते हैं और स्टेबल रहते हैं तो ये स्टार फॉर्मेशन थ्योरीज को चैलेंज कर देता है। वहीं अगर ग्रेविटेशनल डायनेमिक्स के नज़रिए से देखें तो 4 स्टार के बीच ग्रेविटेशनल पुल बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इनके ऑर्बिट स्टडी करके साइंटिस्ट जान सकते हैं कि ऐसे सिस्टम लॉन्ग टर्म स्टेबल कैसे बनाते हैं। वहीं प्लैनेटरी फॉर्मेशन को देखें तो अगर इनके आसपास प्लैनेट बनेंगे तो उनके ऑर्बिट्स डिस्टर्ब हो सकते हैं। ये क्वेश्चन उठता है कि ऐसे सिस्टम में हैबिटेबल यानी कि लाइफ सपोर्टिंग प्लैनेट एग्जिस्ट कर सकते हैं या नहीं। वहीं पर फ्यूचर में जब ये स्टार इवॉल्व होंगे, जैसे कि रेड जायंट, कुछ सुपरनोवा, कुछ ब्लैक होल बनेंगे, तो इंटरेक्शन और भी ज़्यादा इंटरेस्टिंग हो जाएगा। वहीं इससे जो ग्रेविटेशनल वेव्स, पल्सर्स या मर्जर जैसे फिनोमेना स्टडी करने में साइंटिस्ट को मौका मिलेगा। तो ये इम्पोर्टेंट न्यूज़ था जो मैंने आपको समझा दिया। अब अगर आप इस क्वेश्चंस को देखेंगे और करने की कोशिश करेंगे, आइए देखते हैं इस क्वेश्चन को। तो द डिस्कवरी ऑफ ए रेयर क्वाड्रुपल स्टार सिस्टम इन द मिल्की वे इज कंसिडर्ड सिग्निफिकेंट बिकॉज इट चैलेंजेस द एग्जिस्टिंग थ्योरीज ऑफ स्टार फॉर्मेशन। बिल्कुल सही है, मैंने आपको बताया। नेचुरल सेटअप प्रोवाइड करता है, ग्रेविटेशनल इंटरेक्शन अमंग द मल्टीपल स्टार, ये भी सही है। ये रीच करता है क्वेश्चन पॉसिबिलिटी ऑफ प्लानिटरी फॉर्मेशन और हैबिटेबिलिटी को, ये भी बिल्कुल सही है। इट गिव्स इनसाइट इनटू द स्टेलर इवोल्यूशन प्रोसेस जिसमें मर्जर होगा सुपरनोवा ग्रेविटेशनल वेव्स का, ये भी सही है। यानी कि 1 2 3 4 इस सवाल का बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहाँ पर इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन ग्रोथ 3.5% हो गया है जुलाई में, जो कि पिछले 4 महीने में सबसे ज़्यादा है। अब आइए समझ लेते हैं इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन होता क्या है। तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में प्रोडक्शन ऑफ बास्केट्स होते हैं इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स के। अब ये जो कोर सेक्टर हैं, यानी जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट्स हैं, इनको कोर सेक्टर में बांटा गया है, जिसमें कि मेन 8 कोर इंडस्ट्रीज होते हैं, जिसमें पहला है आपका कोल, दूसरा है क्रूड ऑयल, तीसरा है नेचुरल गैस, चौथा है रिफाइनरी प्रोडक्ट्स, पांचवा है फर्टिलाइजर्स, छठा है स्टील, सातवां सीमेंट और आठवां इलेक्ट्रिसिटी है। अब अगर
इन इंडस्ट्रीज़ की बात करें तो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन में ही ये अपना 40.27% योगदान देते हैं। जिस वजह से जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है वो एक की इकोनॉमिक इंडिकेटर बन जाता है। जिसमें कि हम शॉर्ट टर्म जो चेंजेज होते हैं यानी कि पर मंथ जो इसमें बदलाव होते हैं और उससे पड़ने वाले इम्पैक्ट जो इकोनॉमी पर होते हैं उसको हम मेज़र करते हैं। तो ये हर महीने किसके द्वारा कंपाइल करके दिया जाता है? सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो मौसपी मिनिस्टर का भाग है यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोग्राम इम्प्लीमेंटेशन का भाग है। वहीं अगर मौसपी के मिनिस्टर की बात करें तो उनका नाम है राव इंद्रजीत सिंह। अब आइए न्यूज़ को समझ लेते हैं। तो इन 8 सेक्टर में कहाँ कमी और कहाँ ज़्यादा हुआ है पिछले महीने के रिस्पेक्ट में ये देख लेते हैं। तो जो हमारा मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है वो 5.4% आ गया है। अगर पिछले महीने की कंपैरिज़न को देखें तो 3.7% के रिस्पेक्ट में ये। वहीं इलेक्ट्रिसिटी में भी 0.6% का राइज़ हुआ है। बाकी लगभग कॉन्ट्रैक्ट हुए हैं या फिर स्टेबल हैं। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफ़ेयर की ओर। तो अगले करंट अफ़ेयर में देखें तो इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट हर साल 29 अगस्त को मनाया जाता है। अब न्यूक्लियर से संबंधित मैंने आपको शुरुआत में ही बता दिया है फिज़न और फ्यूज़न के बारे में। आइए सबसे पहले जान लेते हैं इस न्यूज़ के बारे में। तो 2 दिसंबर 2009 को जब 64वाँ सेशन हो रहा था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली का, तो वहाँ पर 29 अगस्त को डिक्लेयर किया गया था इंटरनेशनल डे अगेंस्ट न्यूक्लियर टेस्ट, जिसमें कि रिज़ॉल्यूशन जो पास किया गया था वो था 64/35, जिसमें काम क्या किया, इस रिज़ॉल्यूशन का मकसद क्या था? तो अवेयरनेस और एजुकेशन फैलाना किसके बारे में? तो न्यूक्लियर वेपन्स टेस्ट एक्सप्लोजन से होने वाले ह्यूमन्स और पूरे एनवायरनमेंट को जो नुकसान होता है इससे, इसके बारे में अवेयर करना, ताकि एक गोल अचीव किया जा सके कि न्यूक्लियर वेपन फ्री वर्ल्ड हो सके। पर ऐसा हो नहीं रहा है। अब जो रिज़ॉल्यूशन है इसको इनिशिएट किया गया था कज़ाकिस्तान के द्वारा, जहाँ पर कि क्लोज़ किया गया था सेमीपलाटिन्स्क न्यूक्लियर साइट 29 अगस्त 1991 में। अब आपको बता दें कि एक ट्रीटी है जिसको कि हम जानते हैं सीटीबीटी के नाम से, यानी कि कॉम्प्रिहेंसिव न्यूक्लियर टेस्ट बैन ट्रीटी। अब इसको भी अडॉप्ट किया गया था यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा 10 सितंबर 1996 को। अब तक की अगर हम बात करें तो 187 कंट्री ने इस ट्रीटी को साइन कर दिया है और 178 ने तो इसको रेटिफाई भी कर दिया है। लेकिन आपको बता दें कि भारत सीटीबीटी का सिग्नेटरी नहीं है। भारत अपना नो फर्स्ट यूज़ न्यूक्लियर पॉलिसी पर काम करता है, पर पाकिस्तान से हमेशा डर रहता है कि वो कभी भी न्यूक्लियर वेपन्स को रिलीज़ कर सकता है, इसलिए भारत ने सीटीबीटी को साइन नहीं करके रखा है। तो ये थी मुख्य बातें इस करंट अफ़ेयर से संबंधित। वहीं आपको ये भी जान लेना चाहिए कि यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली क्या है? तो यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली एक 6 प्रिंसिपल ऑर्गन में से एक यूनाइटेड नेशन का पार्ट है। अब अगर इसके प्रेसिडेंट की बात करें तो एनालेना बारबॉक इसके प्रेसिडेंट है। वहीं इसका फाउंडेशन 1945 में हुआ था और हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में है। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है फॉर्मर आरबीआई गवर्नर उर्जित पटेल को आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। आपको बता दें कि ये वही मिस्टर पटेल हैं जो 24वें गवर्नर थे आरबीआई के, और अभी के गवर्नर का नाम है संजय मल्होत्रा, जो कि 26वें आरबीआई के गवर्नर हैं। इन्होंने चार्ज लिया था 2016 में रघुराम राजन के बाद। अब आपको बता दें कि इन्हीं की समिति के अंतर्गत जो भारत में महंगाई दर है उसको कंट्रोल करने के लिए एक कमेटी की स्थापना की गई थी, जिसे हम मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी कहते हैं। उसे भी आगे हम देखेंगे। तो अब गवर्नमेंट ने इनको अपॉइंट कर दिया है आईएमएफ का एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर। अब ये रिप्लेस करेंगे केवी सुब्रमण्यम को, और इनका टेन्योर कितना होगा? 3 साल का टेन्योर होगा। भारत सरकार चाहे तो आगे पीछे कर सकती है। अब अगर आईएमएफ के एग्जीक्यूटिव बोर्ड की बात करें तो उसमें 25 डायरेक्टर होते हैं, जो कि इलेक्ट किए जाते हैं उसके मेंबर कंट्रीज से या फिर ग्रुप ऑफ कंट्रीज से। तो इंडिया पार्ट है 4 कंट्री कॉन्स्टिट्यूएंसी का, जिसमें बांग्लादेश, श्रीलंका और भूटान आता है। अब अगर आईएमएफ की बात करें तो इसका हेडक्वार्टर है वाशिंगटन डीसी में। वहीं यहाँ के मेंबरशिप कंट्रीज की बात करें तो 191 हैं। मैनेजिंग डायरेक्टर क्रिस्टलिना जॉर्जिवा, वहीं फर्स्ट डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर, बहुत ही इंपॉर्टेंट नाम, गीता गोपीनाथ हैं। वहीं अगर चीफ इकोनॉमिस्ट की बात करें तो पियरे ओलिवर हैं। और याद रखिएगा कि जो
अब आरबीआई है, आरबीआई के सिंबल से भी सवाल बनता है, जिसमें कि पाम ट्री और साथ ही साथ टाइगर होता है। लोगों के बारे में भी सवाल कई बार पूछा गया है। वहीं आरबीआई की स्थापना 1 अप्रैल 1935 को हुई थी, आरबीआई एक्ट 1934 के तहत। किसके रिकमेंडेशन पे? तो यंग हिल्टन कमेटी, जो 1926 में फॉर्म हुई थी। मैंने आपको गवर्नर का नाम बता दिया है। 4 डिप्टी गवर्नर हैं, जिसमें पूनम गुप्ता मैम का नाम इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये एक इकोनॉमिस्ट हैं। बाकी 3 का नाम है एम राजेश्वर राव, स्वामीनाथन, जानकी रमन और टी रविशंकर। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमिटी 2016 में आई थी, जिसमें कि टोटल 6 मेंबर होते हैं, 3 आरबीआई से और 3 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से। अब आरबीआई का जो गवर्नर होता है वो इसका हेड होता है। इसका काम क्या है? तो इसका काम है भारत में महँगाई दर को 2% से लेके 6% के बीच में रखना, डिफरेंट टूल्स का यूज़ करके, जैसे कि सीआरआर, एसएलआर, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, इन सारे टूल्स का यूज़ करके आरबीआई इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने का काम करती है इंडिया में, याद रखिएगा। और ये किसके कहने पर, किस समिति के कहने पर इसको भारत सरकार ने बनाया था? तो उनका नाम भी था उर्जित पटेल समिति। आप यहाँ पर देख सकते हैं, मैंने आपको कई बार इसे पढ़ा चुका हूँ। अब आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर मिलिट्री हॉस्पिटल दिल्ली का है, उसने पहली बार परफॉर्म किया है रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरेक्ट सर्जरी। अब कैटरेक्ट क्या होता है? तो कैटरेक्ट मोतियाबिंद होता है। उससे पहले आँखों को समझ लेते हैं और फिर मोतियाबिंद को समझेंगे। तो आँख में जो सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रेटिना, यानी किसी भी ऑब्जेक्ट का जो इमेज बनता है वो हमारे रेटिना पे बनता है। और ये हमारा आई लेंस है, और आई लेंस ये है हमारा पुपिल, इसके आगे वाला पोर्शन पुपिल है, फिर यहाँ पर ये कॉर्निया है और ये आइरिस है। अब चारों को डिटेल में समझ लेते हैं। तो कॉर्निया क्या होता है? एक क्लियर आउटर विंडो होता है आई का, जो लाइट को बेंड करता है जैसे ही वो एंटर करता है। यानी पर आँख पर घुसने के लिए जो लाइट है वो सीधा नहीं जाना चाहिए, यहाँ से बेंड होना चाहिए, ये काम करता है कॉर्निया। उसी तरह से अगर हम आइरिस की बात करें, तो आइरिस क्या करता है? एक कलर्ड पार्ट ऑफ आई होता है, जो कि एक कैमरा के डायफ्राम की तरह काम करता है, यानी शटर की तरह काम करता है। उसी तरह से अगर पुपिल की बात करें, तो कितना अमाउंट ऑफ लाइट अंदर भेजना है, ये पुपिल का काम होता है। उसी तरह लेंस क्या करता है? तो लेंस एक क्लियर स्ट्रक्चर होता है पुपिल के बिहाइंड में, जो फर्दर फोकस करता है लाइट को कि वो रेटिना पे जा सके। और रेटिना क्या है? लाइट सेंसिटिव टिश्यू है, जो आई के पीछे होता है, जैसा कि मैंने आपको बता दिया, जिसमें कि रॉड एंड कोन्स होते हैं। याद रखिएगा कि रेटिना में आपसे पूछा जाता है ये सवाल कई बार कि किस किस चीज़ से बना होता है, तो इसमें रॉड और कोन्स होते हैं, ये बात याद रखिएगा। अब आपको बता दें कि मोतियाबिंद क्या होता है? तो मोतियाबिंद एक आँख की बीमारी है। यह एक आम समस्या है, जिसमें कि जो लेंस के जो प्रोटीन होते हैं वो आपस में टुकड़े-टुकड़े होके एक जगह मर्ज हो जाते हैं, जिससे आँखों में धुंधलापन आ जाता है, जिसको कि हम कैटरैक्ट बोलते हैं। अब धुंधलेपन की वजह से जो प्रकाश है वो रेटिना तक नहीं पहुँच पाता है, जिससे जो ऑब्जेक्ट है वो हमें धुंधला दिखाई देने लगता है, रंग फीके दिखने लगते हैं और रात में देखने में परेशानी होने लगता है। तो ये होता है कॉर्निया, यानी कैटरैक्ट होता है। अब कैटरैक्ट को कैसे करेक्ट किया जा सकता है? तो इसके लिए सर्जरी का इस्तेमाल किया जाता है। अब आपको समझ में आ जाएगा, और उस सर्जरी को बोला जाता है कैटरैक्ट सर्जरी, जहाँ पर आर्टिफिशियल लेंस को लगाया जाता है, जिसे हम इंट्राओकुलर लेंस कहते हैं या फिर आईओएल बोलते हैं। अब ऑपरेशन करने के लिए ज़ाहिर-सी बात है आपको वहाँ कट्स लगाने पड़ेंगे, ब्लेड्स का यूज़ करना पड़ेगा। तो अब इन सबको हटा के जो ये मिलिट्री अस्पताल है दिल्ली का, उसने रोबोटिक कर दिया, यानी वहाँ पर किसी तरह का ब्लेड्स वगैरह का यूज़ नहीं किया गया है, रोबोट्स की मदद से सर्जरी कर दी गई है, यही न्यूज़ में है। तो आर्मी हॉस्पिटल एंड रिसर्च रेफरल भारत का पहला गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट बन गया है, और साउथ एशिया में दूसरा जिसने कि रोबोटिक कस्टम लेजर कैटरैक्ट सर्जरी किया है। तो याद रखिएगा, और जो सिस्टम है उसका नाम क्या है? ALLY, यानी कि अडैप्टिव कैटरैक्ट ट्रीटमेंट सिस्टम। याद रखिएगा ALLY। अब ये जो है, अब आँख के जो स्टडी करते हैं उनको क्या बोला जाता है? ऑप्थेल्मोलॉजी बोला जाता है। ये बात भी याद रखिएगा। और जो इसको ट्रीट करते हैं, यानी ऐसे डॉक्टर्स जो आँखों का इलाज करते हैं, उनको हम ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट बोलते हैं। ये भी परीक्षा में कई बार आपसे सवाल पूछा गया है। तो इसी ने इस ऑपरेशन को किया है। याद रखिएगा, इम्पोर्टेंट है, ये आपके परीक्षाओं में बन सकता है। अब अगर चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ की बात करें, तो जनरल उपेंद्र द्विवेदी साहब इसके हेड हैं अभी।
आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर रिवाइज्ड नेशनल एक्शन प्लान लाया जा रहा है ताकि ग्लैंडर्स को इरेडिकेट किया जा सके। डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग, जो कि मिनिस्ट्रीज ऑफ फिशरीज और एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग के अंतर्गत काम करता है, उसने रिवाइज किया है नेशनल एक्शन प्लान ऑन ग्लैंडर्स। अब ग्लैंडर्स एक कंटीजियस और एक फैटल डिजीज है, यानी इससे मृत्यु हो जाती है किसके? इक्वीन्स के। तो अब इसी को एम किया जा रहा है ताकि सर्विलांसेस को स्ट्रेंथ किया जा सके, उसको प्रिवेंट किया जा सके, कंट्रोल किया जा सके और साथ ही साथ इस डिजीज को इरेडिकेट किया जा सके कंट्री से। अब मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज, एनिमल हस्बेंड्री और डेयरिंग कौन है? तो लल्लन सिंह हैं, जिनका कि दूसरा नाम, आप ये तो दूसरा नाम हो गया, यानी कि उर्फ उनको लल्लन सिंह कहा जाता है। वैसे आपके एग्जाम में उनका नाम आएगा राजीव रंजन सिंह। अब ये है क्या? तो आपको बता दें कि ग्लैंडर्स आपको इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। अब ये होता किससे है? तो बुरखोडेरिया मलाई इस बैक्टीरिया का नाम है जो इफेक्ट करता है इक्विन्स। और इक्विन्स में कौन-कौन से आते हैं? जैसे कि हॉर्सेस, मूल्स और डंकी। और साथ ही साथ ये रिस्क होता है एनिमल के साथ-साथ ह्यूमन्स में भी। अब इस डिजीज़ को नोटिफ़ाई किसके अंडर किया गया है? तो प्रिवेंशन एंड कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शियस एंड कंटीजियस डिजीज़ इन एनिमल एक्ट 2009। तो पीसीआई सीडीए एक्ट 2009 किससे संबंधित है? ये आपसे सवाल पूछा जा सकता है। बुरखोलडेरिया मलाई किससे संबंधित है? कौन सा बैक्टीरिया है? ग्लैंडर से संबंधित है। कैसा डिजीज है? फैटल डिजीज है। किसको हो सकता है? हॉर्सेस, म्यूल, डंकी यानी एनिमल में भी और ह्यूमंस में भी ये हो सकता है। मिनिस्ट्री कौन है? ये भी मैंने आपको समझा दिया। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहाँ पर नारी रिपोर्ट आया है। नारी का मतलब होता है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025। तो यानी कि लिस्ट ऑफ इंडियन सिटीज सेफेस्ट फॉर वुमेन इन 2025 रिपोर्ट किसके द्वारा? तो नारी के द्वारा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। फुल फॉर्म है नेशनल एनुअल रिपोर्ट एंड इंडेक्स ऑन वुमेन सेफ्टी 2025। अब इस रिपोर्ट में क्या देखा गया है? तो 60% जो महिलाएं हैं, 60% जो वुमेन है, वो जनरली फील कर रही हैं सेफ अपने सिटी में। अच्छी बात है, आंकड़े अच्छे हैं। और 40% आज भी जो है वो सेफ फील नहीं कर रही हैं। आइए देखते हैं कहाँ की वुमेन सबसे ज़्यादा सेफेस्ट हैं। तो अगर नारी रिपोर्ट की बात करें तो यहाँ पर कोहिमा ने टॉप किया है। अब नागालैंड की राजधानी कोहिमा की बात करें तो इसने टॉप किया है। यहाँ पर जो डिस्टिंगाइजर फैक्टर है, यानी कि स्ट्रॉन्ग जेंडर इक्विटी और सिविक इंगेजमेंट को लिया गया है। वहीं विशाखापट्टनम दूसरे स्थान पर है, भुवनेश्वर तीसरे स्थान पर, आइजॉल चौथे, पांचवें पर गैंगटोक और ईटानगर छठे पर और मुंबई सातवें पर है। तो याद रखिएगा। अब अगर कोहिमा और मुंबई की बात करें तो ये सेफेस्ट सिटीज में आ रहे हैं, यानी कि टॉप 7 की बात की जा रही है। और अगर हम दिल्ली और कोलकाता की बात करें तो ये सबसे ज़्यादा वर्स्ट सिटी में आ रहे हैं, यानी कि ये लोवेस्ट इनको रैंक दिया गया है। किसको? दिल्ली और कोलकाता को। आपसे पूछा जाएगा कोहिमा के बारे में सवाल, इसलिए प्रिपेयर्ड रहिएगा। और नारी का फुल फॉर्म आपसे पूछा जा सकता है। आइए बढ़ते हैं अगले करंट अफेयर पे, जहां पर एडीआर यानी कि एसोसिएशन फॉर द डेमोक्रेटिक रिफॉर्म और नेशनल इलेक्शन वॉच एनालिसिस ने एक रिपोर्ट जारी किया है इंडिया के रिचेस्ट सीएम से संबंधित, और किन के पास सबसे ज़्यादा पैसा है और सबसे कम पैसा किन के पास है, आइए देख लेते हैं। तो जो रिचेस्ट सीएम है उनके पास जो टोटल एसेट वर्थ है वो है 921 करोड़ से भी अधिक का। अब 30 चीफ मिनिस्टर में से देख लीजिए कि जो एन चंद्रबाबू नायडू हैं, जो चीफ मिनिस्टर हैं आंध्र प्रदेश के, वो रिचेस्ट हैं और इन्हीं के पास 931 करोड़ प्लस रुपीस हैं इनके पास। वहीं अगर अरुणाचल प्रदेश के सीएम की बात करें, प्रेमा खांडू, इनके पास 332 करोड़ का वर्थ है। और जो तीसरे नंबर पे हैं कर्नाटक के सीएम सिद्धारमैया, इनके पास 51 करोड़ रुपया है। और सबसे जो कम जिनके पास पैसा है वो है वेस्ट बंगाल की चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी, जिनके पास 15.38 लाख रुपया मिला है, मतलब इनके पास इनका एसेट्स है। तो याद रखिएगा, आपसे एन चंद्रबाबू नायडू से सवाल बनेगा और दूसरा सवाल बनेगा वेस्ट बंगाल की सीएम ममता बनर्जी से बनेगा। सबसे हाईएस्ट और सबसे लोएस्ट इस रिपोर्ट को जारी कौन करता है? तो एडीआर यानी कि एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म, और साथ ही साथ नेशनल इलेक्शन वॉच, दोनों का नाम याद रखिएगा। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर पे, जहां पर राघव गुप्ता साहब को अपॉइंट किया गया है हेड ऑफ एजुकेशन इनिशिएटिव फॉर इंडिया एंड एशिया पैसिफिक ओपन एआई में। ओपन एआई के सीईओ का नाम भी आपको याद रखना है, सैम ऑल्टमैन।
हाल ही में इन्होंने ए आर रहमान साहब के साथ म्यूजिक इंडस्ट्री में इनोवेशन के लिए हाथ मिलाया है, यानी अब दोनों मिलकर काम करेंगे म्यूजिक में कुछ नया करने के लिए। आइए बढ़ते हैं अपने अगले करंट अफेयर की ओर, जहां पर स्पोर्ट्स सेक्शन में नीरज चोपड़ा ने सिक्योर किया है अपना दूसरा स्थान डायमंड लीग फाइनल, जो कि ज्यूरिख स्विट्जरलैंड में हो रहा था। तो अपने आप में ये एक क्वेश्चन है कि डायमंड लीग किससे संबंधित है? तो भाला फेंक से संबंधित है, यानी कि जेवलिन थ्रो से संबंधित है। कहाँ आयोजन हो रहा था? तो ज्यूरिख के स्विट्जरलैंड में। अब अपने छठे अटेम्प्ट और फाइनल अटेम्प्ट में इन्होंने 85.10 मीटर फेंक कर ये दूसरा खिताब जीता है। अब जो है जर्मनी के जूलियन वेबर ने 91.51 मीटर जो है दूसरे थ्रो में फेंक कर ये गोल्ड जीते हैं। तो इनका नाम तो आपसे नहीं पूछा जाएगा, आपसे पूछा जाएगा नीरज चोपड़ा का नाम। कितना मीटर फेंका है? तो 85.10 छठे अटेम्प्ट में फेंका है, और ये आखिरी अटेम्प्ट होता है, 6 बार फेंकने के लिए आपको मौका दिया जाता है। अब बता दें कि 7 अगस्त को हर साल जेवलिन डे मनाया जाता है, यानी भाला फेंक दिवस मनाया जाता है भारत में, क्योंकि इसी दिन नीरज चोपड़ा साहब ने भारत को गोल्ड मेडल दिलाया था ओलंपिक में जेवलिन थ्रो में। अब आइए बढ़ते हैं अपने आखिरी करंट अफेयर की ओर, जहां पर अजय बाबू वालूरी ने गोल्ड मेडल जीता है कॉमनवेल्थ वेट लिफ्टिंग चैंपियनशिप। अब इनका नाम इम्पोर्टेंट हो जाएगा, क्योंकि इन्होंने गोल्ड मेडल जीता है। अब इन्होंने ये परफ़ॉर्मेंस कहाँ दिया है? तो अहमदाबाद में दिया है। कल ही मैंने आपको मीराबाई चानू के बारे में भी बताया था कि उन्होंने भी गोल्ड जीता है। अब इन्होंने कितने केजी कैटेगरी में जीता है? तो 79 केजी कैटेगरी में जीता है जी, जहाँ पर इन्होंने 335 किलोग्राम को लिफ्ट करके इस खिताब को जीत लिया है। अब इसके जीतने के द्वारा इनको कॉमनवेल्थ गेम, जो अगले साल ग्लासगो में होने वाला है, वहाँ पर इनको एंट्री मिल गया है। वहीं अगर वुमेन 69 केजी फाइनल की बात करें, तो हरजिंदर कौर ने ब्रॉन्ज जीता है, जहाँ पर उन्होंने 222 किलोग्राम वजन उठाकर इस खिताब को जीता है। तो ये थे 30 अगस्त 2025 के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर, जो आपके आने वाले सभी प्रतियोगिकी परीक्षाओं के लिए इम्पोर्टेंट थे। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।